So, good evening to everyone, respected members. I'm going to present the manufacture, storage and import of hazardous chemicals rules 1989. अब सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या आप सभी लोग काम कर रहे हैं इसमें तो अच्छे ढंग से आप लोगों को पता होगा। इसमें बेसिकली जो मेरा फाइंडिंग है, मैं तो इस पे भी पहली बार इसको फाइंड आउट किया, सर्च किया, पढ़ा। तो जो मेरी फाइंडिंग है, मैं आपको अपने अपने दूंगा। आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि मुझे आप लोग थोड़ा-सा मेरी नॉलेज को एनहांस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कभी भी मेरे से थोड़ा-सा प्लीज़ मेरा सहयोग करें। तो इसमें बेसिकली मैंने फाइंड आउट किया इसमें जो रूल्स में जो टोटल टोटल है 20 सेक्शंस हैं, 20 सेक्शंस हैं एंड 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो हम 20 सेक्शंस जो हैं वो अभी वो डिस्कस करेंगे। क्या-क्या उसमें दिया है, क्या-क्या कैसे-कैसे डिस्क्रिप्शन है और जो 12 शेड्यूल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि क्या है। पहला तो है शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें आपको पता ही है इसके बारे में बताया गया है कि क्या है। शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट दूसरे में सेक्शन में डेफिनिशंस दे रखे हैं सारे। थर्ड में ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज दे रखे हैं। फोर्थ में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड द फोर्थ एंड सिक्स्थ बोथ आर सेम, अप्रोक्सीमेट सेम, बट सिक्स्थ वन इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और फोर्थ है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सो ये ड्यूरिंग है, ये थ्रू आउट है। एंड फिफ्थ इज द नोटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स एंड सेवंथ वन इज द अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन ऑफ साइट्स and eighth one is the updating of site notification following changes in the threshold quantity. Uh, Ninth is the transitional provisions and 10th is the safety reports. That is also important. Safety report कि हमें पता होना चाहिए हम safety report कैसे prepare करते हैं and updating the report 11th है। 12th is a requirement for future information to be sent to the authority and 13th was the preparation of on-site emergency plan by the occupier and 14th is the preparation of off-site emergency plan by the authority. Both are different. इसमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ऑक्युपायर बनाता है, उसमें अथॉरिटी बनाती है, डेटा हमें प्रोवाइड करना होता है। तो मुझे जहाँ तक मेरी फाइंडिंग है, मैंने फाइंड आउट किया कि हम लोगों को सर ने बताया था क्लास में, सर ने ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाने के बारे में बात की थी। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे बनता है। जैसा सर ने हम लोगों को गाइड किया था, हम लोगों ने उसी पे लीड किया था। बट इसको पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि हाँ, इसमें बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। तो इस वे में हम जाएंगे तो आराम से हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बना सकते हैं। 15th is the information given to the persons level for the affected of major accidents and 16th is the disclosure of information. 17th is the collection, development and dissemination of the information. 18th is the important of hazardous chemical and 19th is the improvement notices and 20th is the power of central government to modify the schedules. सो बेसिकली पहले क्या था, पहले 16 तक था, ये 89 में रूल बना था, फिर उसके बाद 2002 में अपडेट हुआ। अपडेट होके इसमें 20 ऐड कर दिए और पहले शेड्यूल भी 8 ही थे और अब शेड्यूल 12 कर दिए गए। तो जो शेड्यूल 1 है उसमें टॉक्सिक केमिकल्स, फ्लेमेबल केमिकल्स, एक्सप्लोसिव केमिकल के बारे में डिफाइन किया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में लिस्ट ऑफ हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 2 में आइसोलेटेड स्टोरेज कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो बताया गया है। लिस्ट ऑफ हजार्डस केमिकल बेसिकली कहा जाएगा तो ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, these three are important things which we have to go through properly, जिसे हमें समझ जाना है कि क्या हैजार्डस केमिकल्स हैं और कैसे करना है। एंड उसके बाद फिर फॉर्मेट है और फॉर्मेट के बाद डिस्कशन है। शेड्यूल 4, 5, 6, 7, 8, हाँ शेड्यूल 9 इज आल्सो इम्पोर्टेंट, द सेफ्टी डाटा शीट मींस हम जो कहते हैं एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, वो है। 10th फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ हैजार्डस केमिकल्स इंपोर्टेड, वो है। एंड 11th वन इज द
दैट कुणाल सर जो हमने क्लास में करवाए थे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, उसका प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे बनाना है आपको, क्या क्या डिटेल रिक्वायरमेंट है, एंड 12th इज ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। तो ये रहा हमारे 12 शेड्यूल। वन बाय वन करके फटाफट करके डिस्कस कर लेते हैं। 50 स्लाइड है, 50 स्लाइड है, फटाफट फटाफट करेंगे। आप लोग बाद में फिर हमें अगर लगेगा कि हाँ इसमें मैं कुछ कम बता पा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज बताइएगा, अदरवाइज फिर आप लोग सुनते रहिएगा। टाइटल स्लाइड 1 जो पहला शेड्यूल था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की, ये रूल किस नाम से जाना जाएगा? मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के नाम से जाना जाएगा, जैसा बजट में निकाल दिया गया। ठीक, बेसिकली ये क्या है? एक रूल है, ये रूल है, क्या बताया? MSIHC रूल। और रूल है तो किस एक्ट के अंतर्गत है? ये है बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, जिसमें सेक्शन 29 में जिक्र है कि हैजार्डस के लिए एक अलग से रूल होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया। इसमें अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी अभी हम आगे कॉलम शेड्यूल 5 में पढ़ेंगे कौन अथॉरिटी है। एक्सपोर्ट, आपको सबको पता है एक्सपोर्टर क्या होता है। हाँ, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इज हजार्डस केमिकल। हजार्डस केमिकल्स, कौन से केमिकल्स हजार्डस केमिकल्स होते हैं वो डिफाइन किया गया है। तो वो डिफाइन किसमें किया गया है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में जितने भी केमिकल लिस्टेड है वो सब हजार्डस है। डिफिनीशन यही बोल रही है इसकी कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में जितने भी केमिकल्स लिस्टेड हैं सबके हजार्डस हैं। अगर वो प्रोसेस किसी भी इंडस्ट्री में हो रही है तो उस इंडस्ट्री को ये रूल फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद इंपोर्ट का डिफिनीशन, इंपोर्टर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, आइसोलेटेड स्टोरेज। हाँ, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कि आइसोलेटेड स्टोरेज किसका किसका करना है, जो कि शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, हम आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड स्टोरेज एंड मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो मेजर एक्सीडेंट किसको डिफाइन किया इन्होंने कि अगर 10 लोग इंडस्ट्री के अंदर या एटलीस्ट 1 और मोर इंजरीज आउटसाइड किसी टॉक्सिक गैस के रिलीज के केमिकल के चलते अगर हो रही है तो वो इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट होगी, उसको आपको रिपोर्ट 24 आवर 48 आवर में करने हैं। ये हम अभी आगे पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे। तो ये मेजर एक्सीडेंट के बारे में इन्होंने डिफाइन किया। फिर पाइपलाइन डिफाइन किया कि पहले तो साइट या इंडस्ट्री डिफाइन किया और फिर पाइपलाइन भी डिफाइन किया। पाइपलाइन में भी अगर पाइपलाइन मतलब ये आप गैसेस को या अदर केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, तो वो भी इसलिए पाइपलाइन को डिफाइन किया। फिर शेड्यूल डिफाइन किया। साइट, लोकेशन जहाँ हजार्डस केमिकल मैन्युफैक्चर, स्टोर या प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट में है वैसे ही है। ये सब इसमें डिफिनीशंस हैं। थर्ड वन इज द ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज, मींस कंसर्न्ड अथॉरिटी क्या होंगे, तो इंस्पेक्ट, उनका क्या रोल होगा? तो इंस्पेक्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एट लीस्ट वंस इन ए कैलेंडर ईयर, except whereas the authorities of Ministry of Environment and Forest annually report to the compliance to the rule by the CUPAI। टाइम टू टाइम ये हमें अब जो भी हमारे अथॉरिटी को हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो अथॉरिटी MOEF को इन्फॉर्मेशन भेजती रहेगी। कहने का मतलब ये है। फोर्थ वन इज द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ये डिफाइन किया गया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन विच द हजार्डस केमिकल। हजार्डस केमिकल्स कौन कौन से हैं? हजार्डस केमिकल की मैं अगर बात करूं, आपको सबसे लास्ट स्लाइड में एक बार दिखाई देता हूँ। लास्ट स्लाइड में हजार्डस केमिकल को मैंने शेड्यूल, ये देखो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बताया गया है। टॉक्सिक केमिकल्स को पहले डिफाइन किया गया है, उसके बाद लिस्ट किया गया है। लिस्ट में किया गया है, लिस्ट में लिस्ट ऑफ हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स टोटल किए गए हैं 684 केमिकल्स हैं। अगर उनमें से कोई भी केमिकल्स आपकी इंडस्ट्री में रख रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री हजार्डस प्रोसेस में आ गई। ये शेड्यूल 1 में है। ऐसे शेड्यूल 2 में 30 केमिकल्स जो जिनका स्टोरेज आइसोलेटेड वे में होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, जैसे अमोनिया हुआ, एज एग्जांपल मैंने यहाँ पुट किया है। अभी आएंगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमने शेड्यूल 1, शेड्यूल और 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, उसमें टोटल कितने केमिकल्स हैं? 179 केमिकल्स हैं। बहुत लंबा लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बस ओवरव्यू देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश किया कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में जितने भी केमिकल्स लिस्टेड हैं, ये सारे केमिकल्स क्या हैं? हजार्डस प्रोसेस में आएंगे। तो जनरल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यही किया गया है कि these rules shall apply to the industrial activity in which hazardous chemicals which satisfy any of the criteria laid by the part 1 of schedule 1 and listed this और आइसोलेटेड स्टोरेज जो शेड्यूल 2 में है। इन सबको अगर कुछ, इन सब की कोई कुछ है तो सबको
सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की होगी ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इनका स्टोरेज, मेंटेनेंस, इंपोर्ट करना सब कुछ ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नोटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट्स हो रहा है, कहाँ हो रहा है, साइट पे हो रहा है और पाइपलाइन में हो रहा है, ऑक्यूपायर सेल नोटिफाई विद इन 48 आवर्स टू कंसल्ट अथॉरिटी इन द आइडेंटिफाइड इन शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में फॉर्मेट दे रखा है कि उस फॉर्मेट के हिसाब से वो नोटिफाई करेगा। और इस जो नोटिफाई होगा, इसको जो अथॉरिटी है वो MUAF को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजेगा। क्योंकि अगर आपने नोटिफाई नहीं किया, कुछ गड़बड़ हुआ, तो जो कल ही परसों डिस्कशन हो रहा था कि इसमें सजा का प्रावधान या दंड का प्रावधान जो होगा वो MUAF ही डिसाइड करेगा, उसके तहत ही होगा। सो दैट्स व्हाई रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू देम बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। एंड जो सिक्स्थ है, दैट इज द इंडस्ट्रियल। आप लोगों को दिख रहा है ना, स्क्रीन प्रॉपर आ रही है? किसी की आवाज प्लीज? यस सर, प्रॉपर आवाज आ रही दिख है। रहा है सर। यस। So in the प्रॉपर आवाज आ sixth रही one, है सर। thank you sir, thank you. So sixth one is the industrial activity to which rule 7 to 15th जो अभी तक था वो सब डिफिनीशन था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी उसके बारे में डिफाइन किया गया है सिक्स्थ में। और सेवंथ में किया गया है नोटिफिकेशंस ऑन साइट। अगर साइट आप बना रहे हो, कोई प्लांट नया लगा रहे हो जिसमें ये हजार्डस केमिकल हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर शेड्यूल 7 के हिसाब से आपको एप्लीकेशन देके प्रॉपर परमिशन लेनी होती है। और परमिशन आपको विद इन 16 डेज आपको मिल जाएगी। 16 डेज में ये रिपोर्ट आ जाएगी और आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन रहा साइट्स के लिए। और अगर आपने 60 डे पहले उन्होंने नोटिफाई कर दिया और आपको लगा नहीं हमने इतने की परमिशन ली है, अब इसमें हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, इसमें कुछ और मॉडिफाई करना है, देन यू कैन चेंज थ्रू द सेक्शन 8 अपडेटिंग ऑफ द साइट नोटिफिकेशन फॉलोइंग चेंजेस इन द थ्रेशोल्ड क्वांटिटी। आपने पहले कहा था नहीं हम इतने टन मंगाएंगे, अब आपने लिमिट बढ़ा लिया, 60 दिन बाद लगा आपको जब प्रोसेस शुरू होने वाला, तो यू कैन चेंज एट पर शेड्यूल 8। नाइन्थ इज द ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजंस में कह रहा है कि ऑक्यूपायर at the date of coming into operation of these rules, the occupier is in control of an existing industrial activity which is required to be reported under rule 7L. So within the 6th month after the date an occupier commence any such new industrial activity, वो न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी शुरू कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन जैसे पहले किया था 3 मंथ पहले शुरू करके और स्टार्ट कर सकता है कोई नई चीज। सेफ्टी रिपोर्ट, अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ सेफ्टी में है तो आपको उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है, वो है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग पैराग्राफ इन दिस रूल द ऑक्युपायर शैल नॉट undertake any industrial activity to which this rule applies unless he prepared a safety report on the industrial activity containing the information specified in schedule 8 and sent a copy to the report to the concerned authority at least 90 days before the commencement activity. And second one कह रहा है in case of new industrial activity 6 मंथ बाद आपको न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू कर सकते हो, तो उसके लिए भी वही चीज कर सकते हो। इसका फॉर्मेट दे रखा है कि सेफ्टी रिपोर्ट कैसे वहां आपको करना है, कैसे किस फॉर्मेट में करना है, दैट इज गिवन इन शेड्यूल 8। सो सर ये जो शेड्यूल है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ही है क्या? नहीं 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 है, इसका 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 क्या है, इसके रूल है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज जी 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 इंपोर्ट जी जी एंड हजार्डस केमिकल्स रूल, इसके आगे दे रखे हैं। मैं आ रहा हूँ उस पे, सब कुछ उसमें ही डिस्कशन है, मैं जी आ रहा हूँ। अभी मेरे बाद बाकी लोग हैं सीनियर जी जी लोग, काफी अभी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। सो 11th वन इज द जी जी अपलोडिंग ऑफ थैंक यू रिपोर्ट थैंक यू। अंडर रूल 10। 11th वन इज द अपडेटिंग द रिपोर्ट अंडर रूल 110। अगर आपने 10 के अंदर सेफ्टी रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, आपको कुछ लग रहा है फिर से नया इंप्रूव करना है, तो आपको 3 कॉपी सबमिट करने हैं विद इन 30 डेज एंड सबमिट करने हैं। इसमें ऐसा है रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन टू बी सेंट टू द अथॉरिटी। अगर आपने रिपोर्ट भेजी कोई एक्सीडेंट की और वहां पहुंचा और उनको लगा नहीं हम कोई और इन्फॉर्मेशन हमें और चाहिए, देन दे कैन आस्क for further information. So that this is mentioned in the requirement for further information to be sent to the authority. उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक टाइम देंगे और फिर से आपको उस एक्सीडेंट के बारे में मोर डिटेल मांगेंगे अथॉरिटी, उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। 13 इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बाय द ऑक्युपायर। आपको इसमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आपको अपडेट करते रहना है, बनाना है और सबमिट करना है कंसर्न अथॉरिटी को। और
एटलीस्ट 6 मंथ में वंस इज अ मॉक ड्रिल करनी है और उसकी रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी है। और इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट शेड्यूल 9 में आपको मिल रहा है। मैं आगे भी दिखाऊंगा कि किस तरह के ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाने हैं, जैसा सर ने क्लास में बताया था और हम लोगों से बनवा रहे थे उसी टाइप का है, लेकिन इसमें परफॉर्मा फिक्स है, ऐसे ही बनाने हैं। अगर हजार्डस केमिकल प्रोसेस आपकी इंडस्ट्री में है तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आपको ऐसे ही बनाने हैं। सो न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए भी है। अगर एग्जिस्टिंग है 90 दिन हो गया तो भी उसके लिए आप बना रहे हो, आप 6 मंथ में एक मॉक ड्रिल करनी है आपको और उसकी रिपोर्ट भी इमीडिएटली कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करनी है, ये इसमें है। फिर ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान के लिए जो अथॉरिटी बनाती है, उन्होंने जो डेटा आपसे मांगना है, जो डेटा आपसे रिक्वायरमेंट है, डेटा की इन्फॉर्मेशन शेड्यूल 12 में गिवन है कि किस क्या-क्या डेटा उनको देनी है जिससे वो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर कर ले। जैसे सर ने बताया था कि आप साइट बनाएंगे तो किस कोई लाइसेंस पर्सन बना अपॉइंट करोगे, उसका रोल डिफाइन करोगे, फोन नंबर दोगे, आसपास की इंडस्ट्री से अपना कोलिब्रेशन करोगे, वो सब सारी चीजें इसमें डिस्कशन में है। ऑफ-साइट preparation of off-site emergency plan by the authority. So information to be given to the person level to affected by the major accident. अगर major accident occupier shall take appropriate step to inform the person outside the site either directly or through district emergency authority who is likely in the area which may affected by the major accident, the nature of the major accident, the safety measure do and don't. The occupier shall take the steps under sub rule 1 to inform the person about the industrial activity before the activity is commenced, except the case of existing industrial activity in which the occupier shall comply the requirement of sub rule within 90 days into coming of the operation of these rules. सो 16th है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है इस रूल में जो बताया गया है 5 में और 7 to 15th में जो जो आपने एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको सबको डिस्क्लोज करना है, आपको डिस्क्लोज करना है अथॉरिटी को। और अथॉरिटी किसी के सामने कहीं भी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगी। ऐसा इसमें है कि आपने अथॉरिटी को तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी इंडस्ट्री के बारे में, बट अथॉरिटी कहीं डिस्क्लोज ना करे, ओपन ना करे, उसके लिए प्रावधान इसमें है कि ऐसा कहीं वो नहीं करेगी। अथॉरिटी भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखेगी, आप तक रखेगी जैस पर रिक्वायरमेंट। 17th इज द कलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें है कि दिस रूल अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन व्हिच द hazardous chemicals which satisfy any of the criteria laid in the part 1 and schedule 1 listed। ऐसा है so occupier who has control of industrial activity in term of this rule shall arrange to obtain a developed information in the form of safety data sheet as specified in schedule 9। schedule 9 में सेफ्टी डाटा शीट है कि एमएसडीएस जो आप हम लोग बनाते हैं या इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन डेटा तैयार करनी है। कलेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉइंट्स वही हैं। एवरी कंटेनर इंफॉर्मेशन एमएसडीएस अगर आपने बना लिया तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जा रही है। एंड 18th इज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल। इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल कहाँ से आप मंगा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। और वो उसके ऊपर है कि वो डिपेंड करता है कि वो आपने बिफोर 13 डेज आपने परमिशन मांगी, अगर परमिशन मिल रही है इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रिसीविंग द कंसाइनमेंट इन इंडिया, किस पॉइंट पे एंट्री हो रही है, क्या मोड है ट्रांसपोर्ट, कौन सी केमिकल्स आ रहे हैं, और पूरा एमएसडीएस इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपने अप्लाई किया और वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसको कंसर्न अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई है तो आपको अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो वो अलाउ नहीं कर सकता है, वो आपके ऊपर है। अदरवाइज वो उसमें रिमार्क कर सकता है कि इसके लिए और सेफ्टी मेजर क्या क्या आप लोगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये है इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। एंड 19th इज द इम्प्रूवमेंट नोटिसेस। If the concerned authority is in opinion that a person has a contravened the provisions of these rules, the concerned authority shall serve on him a notice requiring that person to remedy the contraventions as the case may be। So नोटिस सर्व कर सकता है। मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है, आप लोगों में से भी मैं पूछता हूँ। एंड लास्ट है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द सिटी। लास्ट वन में ऐड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है
कि वो जो भी ये शेड्यूल है उसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये पावर इनबिल्ट किया गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ होता था, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोई केमिकल्स नहीं आया, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री नहीं चली, तो उसके लिए ये पावर शेड्यूल किया गया है। सो नाउ कम टू द, ये रहे 20th हमारे रूल्स। अब 20th सेक्शंस। अब है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में पहले तो टॉक्सिक केमिकल्स को डिफाइन किया गया है, कौन से टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो टॉक्सिक केमिकल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक एंड टॉक्सिक। सो इनकी ओरल टॉक्सिसिटी डिफाइन की गई LD50 में। LD50 आप लोगों को पता होगा कि LD50 में क्या करते हैं, जैसे हमने लिया 100 लोगों के ऊपर टेस्ट करना है इस केमिकल को, तो 50 लोगों के ऊपर हमने केमिकल को ट्राई किया 50% देके, तो देखा उन पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उनका कितना, ये एक्चुअली रैट पे किया गया है, जो मैंने स्टडी देखी है LD50। और LC50 मतलब इनहेलेशन के थ्रू क्या, कितनी हमने इनहेल किया, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर 5 mg/kg हो रहा है ओरल से LD50, तो उसकी 5 से ज्यादा होगी तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा। ऐसे ये शेड्यूल 3 पार्ट के में डिफाइन किया गया है, आप लोग जाओगे गो थ्रू होगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्लेमेबल केमिकल्स को बारे में बताया गया है। फ्लेमेबल केमिकल्स का डिफिनीशन बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ, कि कौन से गैसेस फ्लेमेबल होंगे। तो ये देखा मैंने इसमें जो डिफिनीशन था कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है और नॉर्मल प्रेशर है, और कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में अगर 13% है या उससे कम है एटमॉस्फेयर में या वैल्यूम में, और इग्नाइटेबल है, तो वो फ्लेमेबल गैस होगा। दूसरा ये भी कहा कि 12%, एटलीस्ट 12% होना चाहिए। दोनों डिफिनीशन मतलब एक ही है, कि कोई भी गैस अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे है, और मिक्सचर 13% आर लेस बाय वॉल्यूम विथ एयर, सो अगर वो इग्नाइट हो रही है, जल जा रही है, तो वो फ्लेमेबल गैस होगी। सो ये फ्लेमेबल गैस की डिफिनीशन थी। ऐसे एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस की डिफिनीशन है कि 23 डिग्री सेल्सियस से और बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। फिर वेरी हाईली फ्लेमेबल गैस, और इन सब के डिटेल्स यहाँ लिस्टेड हैं, कि लिस्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें टोटल 684 केमिकल्स लिस्टेड हैं, मैंने यहाँ कुछ के ही नाम लिखे हैं। तो अगर ये केमिकल्स हैं तो ये हजार्डस हैं और टॉक्सिक हैं। अगर इनका ऑपरेशन से, इनका यूज, इनका स्टोरेज, इनका आप कुछ भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो आपकी इंडस्ट्री हजार्डस केमिकल प्रोसेस में आ गई, जिसको ये फुलफिल करना है। तो ये रहा शेड्यूल 1 में हजार्डस केमिकल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। एंड शेड्यूल 2 कह रहा है कि आइसोलेटेड स्टोरेज ऑफ इंस्टॉलेशन विथ अदर देन दोज कवर्ड बाय शेड्यूल 4। कह रहा है कि इसमें जो 30 टाइप्स की केमिकल्स लिस्टेड हैं, उन केमिकल्स का स्टोरेज क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और कितनी कितनी क्वांटिटी है ये भी डिफाइंड की गई है, कि थ्रेशोल्ड क्वांटिटी किसकी कितनी 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 होनी चाहिए। तो इसमें 30 केमिकल्स लिस्टेड हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, मुझे जहां तक मैंने समझ में आया, याद नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए कि इतना है। तो जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो वी कैन गो थ्रू इट एंड रिजॉल्व द इशू। एंड शेड्यूल 3 में टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में भी डिफाइंड है, और टोटल 179 केमिकल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज थ्री शेड्यूल्स, जैसे उसमें फर्स्ट टू सेक्शन 2 में ही डिफाइन था कि टॉक्सिक केमिकल्स क्या है। तो टॉक्सिक केमिकल्स में लिखा है सीधा सीधा कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में लिस्टेड केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हजार्डस केमिकल्स के बारे में डिफिनीशन आई थी कि कौन से हजार्डस केमिकल्स हैं। तो ये लिखा है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में जितने केमिकल्स लिस्टेड हैं वो हजार्डस केमिकल है। और शेड्यूल 1 में 684 केमिकल्स हैं, लास्ट वन है 684। और शेड्यूल 2 में 30 केमिकल्स हैं, लेकिन जो शेड्यूल 1 में केमिकल्स हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं। एंड शेड्यूल 2 में है वो टॉक्सिक भी हैं, लेकिन उनके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि इनका स्टोरेज कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अलग से स्टोरेज होना चाहिए, उसके लिए रूल अलग है। तो ये हुआ। और जो शेड्यूल 3 है उसमें भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और उनकी क्वांटिटी फिक्स है कि आपको इतना ही स्टोर करना है, उसके लिए अलग से कितने पे कितना परमिशन लेना है, वो भी आपको इसमें डिफाइंड है। तो इसमें टोटल है, हमने कितना बताया था, 179 केमिकल्स। तो 684 शेड्यूल 1 में, 30 केमिकल्स शेड्यूल 2 में, एंड 179 केमिकल्स शेड्यूल 3 में लिस्टेड है। देन शेड्यूल 4 है कि क्या प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये है।
शेड्यूल 5 एक्टिविटीज है और किसकी क्या ड्यूटीज हैं। शेड्यूल 6 मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में हो रहा है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है। जनरल data, type of major accident, description of the major accident, emergency measures taken and emergency causes of major accidents, nature and extent of damage, data available and steps already taken for prevention. And schedule 7 में information to be furnished for the notification of the site, ये details है। part 1 में included a notification, part 2 में particulars of subject, particulars to be included regarding pipeline. Schedule शेड्यूल 8 में इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ए सेफ्टी रिपोर्ट। सेफ्टी रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। इसमें टोटल 10 डिटेल्स मांगी गई है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिलिमिनरी हजार्ड एनालिसिस, सेफ्टी रिलेवेंट इन इट अमंग्स these types of 10 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एंड शेड्यूल 9 में सेफ्टी डाटा सी जिसको बोलते हैं हम लोग मटेरियल सेफ्टी डाटा से MSDS बोलते हैं, उसमें इसमें 10 पॉइंट्स मांगे गए हैं कि केमिकल्स की आइडेंटिटी क्या है, फिजिकल एंड केमिकल डेटा क्या है, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड डेटा क्या है, रिएक्टिविटी, हेल्थ हजार्ड डेटा, प्रिवेंशन मेजर्स, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड मेजर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन रेफरेंस, मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर डेटा एंड डिस्क्लेमर। So this is the MSDS that is requirement. And the schedule 10th says the format of maintaining record of hazardous chemicals. hazardous chemical आप मंगा रहे हो तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। कभी भी अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी आके आपके साइट पे चेक कर सकती है। तो ये है फॉर्मेट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें मेंटेन होना चाहिए आप मंगा रहे हो उसके बारे में। एंड डिटेल्स जो सेक्शन शेड्यूल 11 है, डिटेल टू बी फर्निश्ड फॉर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में हम क्या क्या कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस of the person furnishing the information means occupier का information, key personal in the organization and responsibilities जो हमें कुणाल सर बताए थे। outside organization अगर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो outside organization is involved in the assisting during the on site emergency, उसमें किसका होगा, डिटेल्स ऑफ लाइजनिंग अरेंजमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। सर ने हमें कुणाल सर ने मैं पूरा ब्रीफ किया था, बट इसमें लिस्टेड है कि किसमें किस वे में किस पॉइंट पे क्या होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोगों से डिस्कस करने पे सीनियर लोगों से पता चलेगा कि इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। सो टोटली 13 टाइप्स डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान फॉर एज पर दिस रूल। एंड the schedule 12 says the details of offsite emergency plan details required है। मैं यहाँ लिस्टेड करना भूल गया, यहाँ लिखा नहीं है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, उस रूल में है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। सो फाइनली दिस वाज द MSICS रूल। इसमें टोटल 20 सेक्शंस हैं, 12 शेड्यूल्स हैं जो कि मैंने फटाफट करके खत्म कर दिया। अब आप लोगों से थोड़ा सा और मैं नॉलेज और गेन करते थोड़ी सी अपनी नॉलेज इंप्रूव करूंगा, और जिसको कुछ समझ में ना आया अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं उसको थोड़ा सा कर सकता हूँ, ब्रीफ कर सकता हूँ। आई थिंक वर्मा जी भी हैं और सर भी हैं। हाँ सर, किसी को कुछ पूछना है? पहले चीज तो दिस रूल अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हाँ हजार्डस केमिकल्स हो रहे हैं जैसे शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। अक्यूपायर required to inform the authority as per schedule 6. The concerned authority shall undergo full analysis of major accident and send the request information to MOEF. Criteria of industry is coming under preview of isolated storage is given in schedule 2. Isolated storage schedule 2 में mentioned है कि इन chemicals का हमें isolation करना है। The occupier is required to submit a written report as per schedule 7 to the concerned authority कि हम इंडस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। The occupier is required to submit the safety report as per specified in schedule 8. Occupier shall prepare and keep update the on-site emergency plan as per schedule 11 और इसका मॉक ड्रिल करके हर 6 मंथ पे वो भी रिपोर्ट आपको वहां सबमिट करनी होती है। आप साइट इमरजेंसी प्लान के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो कंसर्न अथॉरिटी से शेयर किया जाना है। The importance of hazardous chemicals are informed to the authority in the prescribed format. जैसा prescribed format है इस शेड्यूल में दे रखा है, यहाँ पे रूल में उस हिसाब से करना है। और the importance है maintain a record of hazardous chemical as per specified in schedule 10. कैसे डेटा आ रहा है, किस फॉर्म कितना आ रहा है, कितनी क्वांटिटी, जो उसमें फॉर्मेट दे रखा था
शेड्यूल 10 के हिसाब से वैसे मेंटेन करना है रजिस्टर, वो कभी भी चेक हो सकता है। एंड द रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989। सो ये रहा मेरा स्लाइड टोटल। अब आप सीनियर लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ डाउट हो तो थोड़ा हमें सपोर्ट करें, या जहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ वहां मुझे थोड़ा सा सहयोग दें प्लीज। मेरे हेलो। हाँ जी सर, मनीष सर। अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर किसी यूनिट में, जैसे इसमें शेड्यूल्स में ना थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज डिफाइंड है, हाँ जी फॉर एग्जांपल एक यूनिट है जहाँ पे केमिकल स्टोरेज की जगह वो क्या कर रहे हैं, केमिकल पाइपलाइन के थ्रू किसी नेबरिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का उनका प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है और करीब उनका डेली कंजम्पशन है 20 टन के आसपास, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, लेकिन वो स्टोरेज नहीं करते, वो पाइपलाइन के थ्रू नेबरिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं। तो उस केस में हम उसको MSISC के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे उसमें या नहीं करेंगे? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। सर ऐसा तो मुझे कहीं इसमें मिला नहीं किसी और। हाँ प्लीज वर्मा सर। अगर आप यूनिट से है मनीष सर, अमित, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना ये चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हैं ना 20 टन्स का जो यूजेज है क्लोरीन का, वो अदर प्लांट से ले रहे हैं, नेबरिंग इंडस्ट्री से ले रहे हैं थ्रू पाइपलाइन, कैरिड पाइपलाइन, राइट सर। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू से ज्यादा है तब वो भी MSHSC रूल के कैटेगरी में आएंगे और रेड कैटेगरी की कैटेगरी में फॉल करेंगे, इंडस्ट्री में, रेड कैटेगरी इंडस्ट्री में। और सेकंड थिंग ये है कि उसके बाद जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनको एक ऑफसेट इमरजेंसी प्लान भी इसमें डेवलप करना पड़ेगा एज पर MSHIC रूल। जो वहां की अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट, DM जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ठीक है। और इसमें मेरा क्वेश्चन ये इसीलिए है कि उस यूनिट का कहना है कि हम स्टोरेज नहीं करते हैं और इसमें स्टोरेज की क्वांटिटीज डिफाइंड है। कह रहे हैं कि हम तो पाइपलाइन के थ्रू नेबरिंग इंडस्ट्री से लेते हैं और यूज कर लेते हैं उसको, बस। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा डाउट। मनीष जी, वरुण दिस साइड। हेलो। हाँ, जैसे ना हमारा लेड इंडस्ट्री है तो हमारा हजार्डस प्रोसेस है, तो हम जो लेड जितना भी परचेज करते हैं हम बाहर से परचेज करते हैं, हम अंदर लेड नहीं बनाते हैं। ओके, बट हमारा सेल हम रेड कैटेगरी में है और इस रूल के अंडर आते हैं। उसका क्या कारण है, जैसे आपने बोला ना, सेम हमारे साथ भी ऐसे ही हमारे यहाँ जो लेड आता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, इनगॉट आता है उसका पूरा। ट्रक्स के ट्रक्स हम डिफरेंट इंडस्ट्री से लेते हैं, बट हमारे पे जब लागू होता है हम क्योंकि उसको रीमेल्ट करते हैं, अपने यहाँ फर्नेस के थ्रू रीमेल्ट करते हैं, डिफरेंट शेप्स में उसके ग्रिड बनाते हैं, वो सब चीजें बनाते हैं। तो उसमें आता है कि अगर हम साल के अंदर 30,000 टन से ज्यादा अगर हम अपने यहाँ उसको करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो फिर वो हम उस रूल के अंडर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस रूल में हम टच हो जाते हैं, जो अमित जी बता रहे हैं सेम ऐसे वो हम आते ही हैं रेड कैटेगरी में। उसमें प्रोसेस में अगर यूजेज हो रहा है ना आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू से ज्यादा, अगर आपका प्रोसेस में यूजेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोलेटेड है या फिर वो स्टोरेज की कैटेगरी में है, बट अगर यूजेज है तब भी आप MSHIC के रूल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अगर आप MSHIC में आते हैं तो रेड कैटेगरी में आएंगे ऑटोमेटिकली, हजार्डस इंडस्ट्री की कैटेगरी में। सर इसके अंदर एक चीज और भी है ना, कि जो ये रूल बोलता है कि इंपोर्ट तो किसी ना किसी तरीके से हम कर ही रहे हैं ना, चाहे डायरेक्ट कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे ही प्लांट में रहा है। इंपोर्टिंग इज देयर, ये एप्लीकेबल तो होगा ही होगा हमारे ऊपर, चाहे हम नेबरिंग इंडस्ट्री से वाया पाइपलाइन ले रहे हैं। यस एप्लीकेबल होगा। इसीलिए थैंक यू मैंने इनको मनीष जी को आंसर किया।